नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के बड़े ऐलान की। 3 girls have been forced to do maafi, and then the prime minister has accepted this maafi. सीजीआई के बढ़ते विरोध की देखेंगे क्यों शुरू हुआ जंतर मंतर पार्ट 2। फक्त एवढं म्हणणं आहे, जो प्रिन्सिपल आहे तो पिऊन होते, एक तर असा फिराडा प्रिन्सिपल कसं काय असू शकतो? शाळेत इथं लहान लेकरं लहान अखिलेश यादव ने बीजेपी की कैसे खोल दी पोल। ये सरकार चालबाजी करने की जांच न करनी पड़े। जानेंगे कैसे सोनिया को घेरना बीजेपी को पड़ा भारी। भारतीय जनता पार्टी एक घटिया अस्तरहीन आरोप लगा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे किसानों के दिल्ली कूच को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीजेपी के बाद अब दिमागी नक्सल पार्टी का हुआ गठन। लाल किले से पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले भाषण के विरोध में सोशल मीडिया पर बनी नई पार्टी। सरकार के खिलाफ लड़ाई का मंच बना सोशल मीडिया। कौन सी शराब बिहार में नहीं मिल रही? शराबबंदी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, सत्ता में बैठे लोग चला रहे रैकेट। 19 अगस्त को राजभवन मार्च का किया ऐलान। किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं, नीतीश राणे के बयान पर भड़के संजय राउत। कहा, ये सभी इडियट हैं। बिहार में बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग। अनशन पर बैठे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। कहा, सरकार ने खुद पेपर लीक किया स्वीकार। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने मोदी सरकार पर संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। कहा, मानसून सत्र में सरकार ने रद्द किए 6 सवाल, कहां मिलेगा जवाब। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के सहारे छात्रों के बीच जाकर उनकी दिक्कतों को सुन रहे हैं। अभी तक वो 3 बीजेपी शासित राज्यों में ये कार्यक्रम कर चुके हैं और अब चौथे राज्य में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और ये भी बीजेपी शासित राज्य ही है, जो अपने आप में बीजेपी के लिए राहुल की तरफ से दी गई बड़ी चुनौती है, जिससे बीजेपी परेशान है। और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। आखिर क्या है इसकी वजह, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी एक बार फिर छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने एक दिन पहले अपने एक्स हैंडल के जरिए दी। और अब एक और पोस्ट राहुल की तरफ से किया गया है, जो बता रहा है कि 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर राहुल कितना ज्यादा उत्साहित हैं। राहुल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात करते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसके साथ उन्होंने कहा, भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने शांति, मोहब्बत और हंसी मजाक के साथ अपनी आवाज बुलंद की। मुझे हर एक युवा पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अब उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है और इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। राहुल ने एक बार फिर 22 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बीजेपी को चुनौती दी। इसमें खास बात यह है कि आंदोलन के बाद होने वाले इस कार्यक्रम में लड़कियों पर फोकस रहेगा। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों और उनका समर्थन करने वालों को दिमागी नक्सल बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल छात्रों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। उससे छात्रों का विश्वास उन पर बढ़ रहा है और उनके कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे राहुल का उत्साह बढ़ा है और वो इस बार साफ दिखाई दिया। राहुल अपने अगले कार्यक्रम की तैयारी में पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं। आप जानते ही हैं, राहुल ने राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किया था। तीनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए राहुल के कार्यक्रम को रोकने की और फेल करने की पूरी कोशिश भी की गई। बावजूद इसके छात्र कार्यक्रम में शामिल भी हुए और सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। और अब जब आंदोलन खत्म होने के बाद ये कार्यक्रम होने जा रहा है, उससे पहले पीएम के लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण ने छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसको देखते हुए जानकारों का मानना है कि राहुल के अगले कार्यक्रम में पिछले कार्यक्रमों से भी ज्यादा संख्या में छात्र शामिल होंगे, जिससे बीजेपी खेमे में अब खलबली मच गई है। बीजेपी टेंशन में है तो परेशान इस वक्त सीजीआई भी दिखाई दे रहे हैं। सीजीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले नालसा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीजीआई को आमंत्रित करने पर विरोध हुआ और आखिर में उनका प्रोग्राम ही रद्द हो गया। और अब ये मामला नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी NLSIU तक पहुंच गया है। तो कैसे बढ़ती जा रही है सीजीआई और बीसीआई के चेयरमैन की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नालसर में सीजीआई के विरोध का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कर्नाटक के NLSIU में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी NLSIU में भी बवाल देखा जा रहा है। सीजीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल NLSIU में सीजीआई सूर्यकांत और बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले थे,
लेकिन उससे पहले ही वहां के छात्रों और पूर्व छात्रों ने इन दोनों के समारोह में शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताई। छात्रों का कहना है कि मनन कुमार मिश्रा ने नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों के साथ जो व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सीजेआई ने भी इस व्यवहार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली। 2026 बैच के 165 ग्रेजुएट होने वाले छात्रों, 409 मौजूदा छात्रों और 128 पूर्व छात्रों ने विरोध पत्र पर साइन किए हैं और बयान जारी कर एनएलएसआईयू के छात्रों ने नालसर के छात्रों और फैकल्टी के प्रति बिना शर्त एकजुटता दिखाई। छात्रों ने कहा कि दीक्षांत समारोह किसी छात्र के एकेडमिक जीवन की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। जिन लोगों ने छात्रों के प्रति सार्वजनिक रूप से नफरत और नीचे नजरिए का इजहार किया है, उन्हें ही छात्रों को डिग्री देने के लिए बुलाना अपमानजनक, जिल्लत भरा और छात्रों व उनके संघर्षों का मजाक उड़ाने जैसा है। छात्रों ने कहा कि हम मनन कुमार मिश्रा के अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लिए बिना एनएलएसआईयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। हम नालसर के साथ एकजुटता में खड़े हैं, जो अपने दीक्षांत समारोह के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर सीजेआई के चयन पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। हम इन्हीं कारणों से सीजेआई के एनएलएसआईयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर भी कड़ी आपत्ति जताते हैं। बीसीआई चेयरमैन का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे वो घबराए हुए हैं और अब उन्हें छात्रों के आगे झुकना भी पड़ा। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने आखिरकार नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों से माफी भी मांगी। इसके बावजूद सीजेआई और बीसीआई चेयरमैन के खिलाफ आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सीजेआई और बीसीआई चेयरमैन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, तो बवाल सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर भी देखा जा रहा है। सीजेपी ने एक और आंदोलन की तैयारी कर ली है। एक तरफ अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया, तो दूसरी तरफ आशुतोष रांका ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी। पार्टी की तरफ से 2 बड़े मुद्दों पर राज्य सरकारों को घेरा गया और आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद चर्चा है कि जंतर मंतर पार्ट 2 शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले आंदोलन ने मोदी सरकार को झुका दिया और छात्रों के हौसले को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब देश के हर कोने से छात्र और युवा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच सीजेपी ने सरकार की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। एक तरफ संयोजक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित अपने गांव से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी अब्दुल के समर्थन में आवाज उठाई। दीपके लगातार सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेअर किया है। फक्त एवढं म्हणणं आहे, जो प्रिन्सिपल आहे तो पिऊन होते। एक तर असा पिराडा प्रिन्सिपल कसं असू शकतो शाळेत? इथं लहान लेकरं लहान मुली असतात आणि कंप्लेंट करून जर त्यांना काढणं, जे तुमचे सिनियर अधिकारी आहेत त्यांना तुम्ही सांगा की असं असं आहे, गावकरी म्हणतायत की आंदोलनाला बसायचं। जर त्या प्रिन्सिपलला काढण्यात नाही आलं तर रोज पिऊन येत आहेत तिथे, त्यांना जर नाही काढण्यात आलं तर इथं गाववाल्यांसोबत मी आंदोलनाला बसायचं ना सगळ्यांना। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मंगलवार तक प्रिंसिपल को नहीं हटाया गया तो वो भी ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं बंगाल में आशुतोष रांका ने मोर्चा संभाला। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा कि बीजेपी बंगाल के खिलाफ एक बड़े आंदोलन करने का समय आ गया है। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं। हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो, लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। यानी सीजेपी ने जैसा कि ऐलान किया था कि वो उस रास्ते पर चलती दिखाई भी दे रही है, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि जब एक पेज से पूरे देश में आंदोलन हो सकता है
तो जब ये टीम लोगों के बीच जाकर उनके मुद्दों को सुनेगी और उठाएगी तो इसका असर कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। सीजेपी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। इसी क्रम में अब अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर परिसीमन के मुद्दे तक सरकार की जमकर घेराबंदी कर दी। तो क्या कुछ कहा अखिलेश ने, जानेंगे रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। अखिलेश ने जनता के बीच जाना, उन तक अपनी बातें पहुंचाना शुरू कर दिया है। वो जनता के बीच पहुंचकर बड़े बड़े वादे कर रही हैं। इस बीच अखिलेश ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो 16 अगस्त की छुट्टी महारानी जी को सम्मान में विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जातीय जनगणना, E20 और परिसीमन जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा है। अखिलेश ने परिसीमन का जिक्र करते हुए कहा है, परिसीमन से ज्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो और जो नक्सल, आतंकवाद या विदेश नीति में जो असफल हुए हैं वो तमाम तरह की बात करते हैं। 2014 में भारत का एरिया क्या था, क्षेत्रफल क्या था और आज क्षेत्रफल क्या है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाई? अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संविधान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा, याद रखना, संविधान है, स्वतंत्रता है, संविधान है तो हमें आजादी मिलेगी, संविधान है तो हमें अधिकार मिलेंगे और संविधान है तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार चालबाजी कर रही है कि जातीय जनगणना न करनी पड़े। समाजवादी के लोग चाहते हैं कि गिनती हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। अखिलेश ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए सरकार पर तीखा प्रहार किया और कहा कि उन्होंने राम धन को लूट लिया। कोई कल्पना कर सकता है, सोचो आप, कि जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि यूपी में जिस सरकार को हम लोगों ने 10 साल से देखा है, कहने को ये कहते हैं कि ये सरकार बहुत ताकतवर है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी देखा कि नौजवानों ने उन्हें हरा दिया। युवा ने कर दिखाया कि सरकार के लोगों को पीछे हटना पड़ा। एक तरफ अखिलेश ने सरकार को तमाम मोर्चों पर घेरा तो दूसरी तरफ कई वादों के जरिए जनता को साधने की कोशिश की, जिसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। बीजेपी एक साथ कई मुद्दों पर घिरी हुई है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या फिर पीएम मोदी का लाल किले से दिया गया भाषण। पीएम मोदी के बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार बीजेपी की ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को घेर लिया। तो आखिर क्या है मामला जिसमें उल्टा घिर गई बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की पुरानी आदत है कि जब खुद घिरती है तो कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है, और अब एक बार फिर बीजेपी ने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बीजेपी का वार उल्टा पड़ गया। एक तरफ तो विपक्ष ने बीजेपी नेताओं और यहाँ तक कि मंत्रियों के तिरंगे के अपमान के वीडियो साझा कर आला कमान को घेर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के समर्थन में पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया। अखिलेश यादव से लेकर संजय राउत तक सभी ने सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई दूसरा काम नहीं है। वहीं संजय राउत ने तो अमित शाह पर ही निशाना साध दिया। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम और आगे की 4 लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसने जो कानून बनाया है वो कानून है 6 के 6 आपको गाना पड़ेगा, लेकिन जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो देश के गृह मंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तो यही सबसे बड़ा अपमान है ना। वंदे मातरम का अपमान करने वाले के खिलाफ सख्त कानून एक बन रहा था, और उस वक्त देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा प्रमोद तिवारी ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, भाजपा एक घटिया, निराधार और झूठा आरोप लगा रही है। ये उतना ही झूठा है जितना भाजपा की अपनी देशभक्ति। भूल गए जब वंदे मातरम गाकर हम कांग्रेस के झंडे के साथ लाठियां खा रहे थे अंग्रेजों की, तो आप भाजपा का जो मात्र संगठन है वो अंग्रेजों के साथ खड़ा था और देश की आजादी का विरोध। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। दरअसल एक वीडियो के आधार पर बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, जिस पर पार्टी ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ गया है।
सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश में बीजेपी खुद ही घिरती दिखाई दे रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जब से उनके इस्तीफे की मांग उठी है तब से ही वो चुप्पी साधे नजर आए, जिसे लेकर विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा। और अब उनके अलवर दौरे को लेकर भी कांग्रेस का कहना है कि शाह घबराए हुए हैं कि कहीं उनसे कोई जवाब न मांग ले। तो क्यों अलवर दौरे को लेकर घिर गए गृह मंत्री, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। संसद में विपक्ष ने उनसे जवाब मांगा, यहाँ तक कि उनके इस्तीफे तक की डिमांड कर दी। तब से ही शाह बौखलाए हुए नजर आ रही हैं और अब ये बौखलाहट उनके अलवर दौरे के दौरान भी दिखाई दी। शाह ने राजस्थान के अलवर में विजयनगर ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आगामी चुनाव में पार्टी की जीत का भी दावा किया, लेकिन जिस तरह उनके अलवर पहुंचने से पहले वहां कांग्रेस नेताओं को डिटेन किया गया, उसे लेकर बवाल मच गया। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले जाने की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अमित शाह के अलवर दौरे से पहले ही युवा कांग्रेस के साथियों को हिरासत में लिया जा रहा है। आखिर डर किस बात का है? कहीं कोई युवा ये ना पूछ ले कि छात्रों पर पैलेट गन क्यों चलाई गई, लाठियां क्यों बरसाई गई और इसका आदेश किसने दिया? युवाओं को हिरासत में लेकर उनके सवालों को नहीं दबाया जा सकता। यही नहीं, राजस्थान विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने तो गृह मंत्री को घेरते हुए राज्य की बीजेपी सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर सवाल करते हुए कहा, पुलिस प्रशासन कल से ही हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को रोकने में लगा हुआ है। उनको नजरबंद किया है, पुलिस उनको उठा के थाने के अंदर ले जा रही है। ये तानाशाही क्यों है? ये राज का इतना भारी घमंड क्यों है? जनता की भी सुनिए, अलवर के लोगों को भी सुनिए। यहाँ जिस तरह कांग्रेस नेताओं को रोकने की कोशिशें की गई, उससे साफ है कि सरकार घबराई हुई है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक गृह मंत्री जवाब देने से बचते रहेंगे? विपक्ष जवाब मांग रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश किसने दिए। संसद में तो शाह ने जवाब नहीं दिया, लेकिन विपक्ष अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में शाह की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात किसानों की दिल्ली कूच की। किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेतृत्व में किसानों का जत्था दिल्ली कूच के लिए निकला है और ये किसान भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब लंबे वक्त से इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब किसान भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। तो क्या देश में फिर खड़ा होगा किसान आंदोलन? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश में एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेतृत्व में ये किसान दिल्ली कूच के लिए निकले। उन्होंने शांतिपूर्वक पैदल दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें खनौरी दाता सिंहवाला बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ही हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर को सील कर दिया था। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, कटीली तार, कंक्रीट ब्लॉक और कंटेनर लगाकर रास्ता बंद किया गया है। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। किसानों का कहना है कि वो पैदल शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसे लेकर अब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अब रास्ता किसानों ने नहीं, हरियाणा पुलिस ने रोका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। थोड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे 5 नेता पुलिस से बात करेंगे। अगर आगे नहीं जाने दिया गया तो रात यहीं रुकेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले के किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि नागरिकों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों या हाईवे को ब्लॉक करना सही नहीं है। ऐसे में अब इस बार किसानों ने इसे लेकर पुलिस पर आरोप मढ़ते हुए कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल किसानों का ये मार्च भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ शुरू हुआ है। उन्हें डर है कि इससे अमेरिकी कृषि उत्पाद और भारी सब्सिडी वाला सामान भारतीय बाजार में आ जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट आ सकता है। किसानों का लक्ष्य 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचना है। वहां एक दिन की किसान पंचायत आयोजित की जाएगी। इसके बाद सरकार को किसानों की मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह प्रशासन ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया, उसके बाद सरकार और किसानों में गतिरोध बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।